आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। दोस्तों, कुछ ऐसा ही जलवा था गौहर का। छोटी सी उम्र में माँ बाप का तलाक, मुसीबतें और 13 साल में अपने ऊपर बलात्कार। किसी भी लड़की को तोड़ देने के लिए यह काफी है, मगर गौहर के जज्बे ने उन्हें न सिर्फ टूटने से बचाया बल्कि कामयाबी के आसमान तक पहुंचने में भी मदद की और सैकड़ों महिलाओं के लिए हौसले और जिंदा दिली की मिसाल बना दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सिने सरगम। दोस्तों, गौहर की कहानी 20वीं सदी के शुरुआती दशक में महिलाओं के शोषण और संघर्ष की कहानी है। उनका जन्म 26 जून 1873 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ। उनका मूल नाम एंजेलिना योवर्ट था। पिता विलियम योवर्ट एक आर्मीनियन थे और बर्फ की फैक्ट्री में इंजीनियर थे। माँ विक्टोरिया भी विदेशी मूल की थी पर पैदा भारत में हुई थी और एक प्रशिक्षित नृत्यांगना और गायिका थी। बदकिस्मती से विलियम और विक्टोरिया की ये शादी सिर्फ 7 साल ही चल पाई और 1879 में दोनों का तलाक हो गया। ये घटना माँ बेटी दोनों के लिए मुसीबतों का एक लंबा सिलसिला लेकर आई। 1881 में विक्टोरिया अपनी 7 साल की बच्ची एंजेलिना को लेकर खुर्शीद नाम के शख्स के साथ बनारस चली गई, जहां उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और नाम रखा मलक जान। माँ के साथ साथ एंजेलिना का धर्म भी बदल गया और वो हो गई गौहर जान। बनारस से दोनों माँ बेटी कलकत्ता चले गए। कुछ ही समय में मलका जान अपनी कला की बदौलत बड़ी मलका जान के नाम से मशहूर हो गईं और 1883 में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में नियुक्त हो गई। अगले 3 साल में उन्होंने कलकत्ता के 24 चित्तपुर रोड पर 40,000 रुपये में एक घर खरीद लिया। यहीं गौहर ने संगीत सीखना शुरू किया। उन्होंने पटियाला के काले खान, रामपुर के वजीर खान और अली बख्श से संगीत सीखा। पंडित बृंदादीन महाराज, जो कि बिरजू महाराज के दादाजी हैं, उनसे कथक सीखा। सृजनबाई से ध्रुपद और चरणदास से बंगाली कीर्तन सीखा और आखिर में बनारस के एक पेशेवर नर्तक से नृत्य और संगीत की ट्रेनिंग ली। 13 साल की उम्र में बलात्कार जैसे भयानक हादसे के बावजूद गौहर ने हिम्मत नहीं हारी और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने दरभंगा के दरबार में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर कर अपने करियर की शुरुआत की और इसी की बदौलत उन्हें दरबारी गायक के रूप में नियुक्त कर लिया गया। जल्दी ही चारों ओर गौहर की तूती बोलने लगी। 1896 में गौहर जान ने कलकत्ता में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने हमदम नाम से गज़लें लिखना भी शुरू कर दिया और रविंद्र संगीत में भी महारत हासिल कर ली। 1910 में एक संगीत के कार्यक्रम के लिए गौहर मद्रास पहुंची, जहां उनके गाने एक तमिल संगीत पुस्तक में प्रकाशित हुए। दिसंबर 1911 में उन्हें दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने मशहूर गायिका जानकी बाई के साथ एक डुएट यानी युगल गीत गाया। धीरे धीरे वो इतनी मशहूर हो गई कि जिस किसी महफिल में वो गाती, सुनने वालों की भीड़ बाहर तक जमा हो जाती थी। गौहर लगभग 20 हिंदुस्तानी भाषाओं में गा सकती थी। ठुमरी के अलावा
गौहर ने ख्याल, ध्रुपद, दादरा, भजन, होरी, तराना और चैती में लगभग 600 गाने गाए। कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में अपना करियर बनाने की चाहत रखने वाली मशहूर बेगम अख्तर ने गौहर को सुनने के बाद अपना इरादा बदल दिया और संगीत सीखना शुरू कर दिया। उनके पहले शिक्षक भी उस्ताद इमदाद खान थे, जो गौहर के लिए सारंगी पर संगत किया करते थे। गौहर जान 19वीं शताब्दी की सबसे महंगी सिंगर थी। वो सोने की 101 गिन्नियां लेने के बाद ही किसी महफिल में गाने के लिए जाती थी। तंगहाली में बचपन गुजारने वाली गौहर धीरे धीरे अमीर होती गई और उन्होंने बचपन के अभावों की भरपाई करना शुरू कर दिया। महलनुमा घर, नायाब गहने, मोटर गाड़ियां और कीमती कपड़े, ये सब उनके शौक हो गए। उनके पहनावे और जेवरात उस वक्त की रानियों तक को भी मात देते थे। उन्होंने कलकत्ता में कई जगह कोठियां भी खरीदी। अक्सर शाम को सज धज कर बग्गी में बैठकर कलकत्ता की गलियों में अपनी दौलत की नुमाइश करना गौहर का शौक था। एक रोज उनकी 6 अरबी घोड़ों वाली शानदार बग्घी सड़कों पर दौड़ रही थी कि गवर्नर की सवारी उधर से निकली। उनकी रंगत और शान शौकत देखकर गवर्नर ने उन्हें बंगाल के किसी शाही परिवार का व्यक्ति समझा। उसने अपनी गाड़ी रुकवाई, हैट उतारा और झुककर अभिवादन किया। गौहर की बग्गी फर्राटे मारती हुई निकल गई। बाद में जब गवर्नर को असलियत मालूम हुई तो वो खासा नाराज हुआ और बग्गी रखने के जुर्म में गौहर पर 1000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। तब ऐसी सवारी केवल शाही लोग ही रख सकते थे। बड़े बड़े राजघराने गौहर को अपने यहां बुलाना शान समझते थे। एक बार दतिया, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां के राजा ने गौहर को बुलावा भेजा। छोटी रियासत थी, इसलिए गौहर ने मना कर दिया। राजा साहब ने बंगाल के गवर्नर पर दबाव डालकर गौहर को राजी तो करवा लिया, पर गौहर ने शर्त रख दी कि उनके लिए अलग से शाही रेल का इंतजाम किया जाए। दतिया नरेश मान गए। साथ ही उन्होंने गौहर को 2000 रुपये प्रतिदिन देना भी तय किया। मगर कई रोज गुजर जाने के बाद भी जब उन्हें गाने नहीं दिया गया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजा साहब से माफ़ी मांगी। इसके बाद वो 6 महीने वहाँ रहीं और उन्हें दतिया की बेटी कहकर विदा किया गया। लेकिन गौहर की जाती जिंदगी अच्छी नहीं रही। उन्होंने प्यार में बार बार धोखा खाया। तवायफ होने का ठप्पा लगा होने से उन पर पैसे तो लुटाने वाले खूब थे, लेकिन अपनाना कोई भी नहीं चाहता था। किसी तरह से गौहर ने अपने से आधी उम्र के एक पठान से शादी तो कर ली, लेकिन वो चली नहीं। मामला कोर्ट तक पहुंचा और मुकदमे में गौहर को अपनी जायदाद तक बेचनी पड़ी। अपने अंतिम दिनों में वो मैसूर के राजा की दरबारी गायक रही और 17 जनवरी 1930 को उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, खरे सोने की चमक कभी फीकी नहीं होती। गौहर भी अपने फन का खरा सोना थी। शायद इसीलिए उनकी आवाज़ का जादू अब तक कायम है और शायद इसीलिए विक्रम संपत, मृणाल पांडे और चैताली रॉय जैसे विद्वान गौहर पर शोध करके उनकी विरासत को जिंदा रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गौहर के साथ साथ इन सभी के जज्बे को हमारा सलाम। उम्मीद है कि गौहर की इस कहानी से आपके अंदर भी एक हलचल जरूर मची होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगले एपिसोड में एक और मज़ेदार और चुलबुली सी कहानी लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। साथ ही इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगले एपिसोड में ठीक 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।